देखिए, कल आपका जो चल रहा था वो आपका मैंने परीक्षाएं बताई जा रही थी कि गवाह की कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं। तो आपका पहला ये बताया गया था कि मुख्य परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा वह पक्षकार करता है जो गवाह को बुलाए रहता है। दूसरी जो परीक्षा होती है वह आपका प्रति परीक्षा होती है और वह विपक्षी पक्षकार द्वारा की जाती है। फिर जो व्यक्ति गवाह को बुलाया रहता है वह उसकी परीक्षा तीसरी बार होती है, तो वह आपका पुनः परीक्षा उसे कहा जाता है। और पुनः परीक्षा में यदि न्यायालय की इजाज़त से कोई क्वेश्चन पूछा गया है नया, तो उस बारे में विपक्षी पक्षकार को आपका प्रति परीक्षा करने का अधिकार होता है, यानी कि हक होता है। ये आपका बताया गया था। अब आइए एक एक परीक्षा के बारे में आपका डिटेल में चलना है। और पहली परीक्षा हम मुख्य परीक्षा देखते हैं, अर्थात आपका कह सकते हैं कि आपका क्रॉस एग्जामिनेशन, नहीं, एग्जामिनेशन इन चीफ। मुख्य परीक्षा पर क्वेश्चन वैसे कम बनते हैं, मैं फिर बता दूं। ज़्यादातर जो चांस रहता है वह आपका टिप्पणी में ही बनता है। ज़्यादा क्वेश्चन आपका पुनः परीक्षा पर बनता है या प्रति परीक्षा पर, लेकिन मुख्य परीक्षा भी थोड़ा देखना है। पहले जब भी आप शुरू करिए तो मुख्य परीक्षा की परिभाषा धारा 137 में दी गई है, जिसके अनुसार वह पक्षकार जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से की गई परीक्षा साक्षी की मुख्य परीक्षा कहलाती है। धारा 138 में मुख्य परीक्षा का क्रम दिया गया है, यानी कि इसका मतलब कि सर्वप्रथम किसी गवाह से सामान्यतः मुख्य परीक्षा होती है। इसके बाद आप मुख्य परीक्षा का एम जरूर लिखेंगे। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य परीक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पक्षकार गवाह को बुलाता है वह प्रयास करता है कि गवाह घटना के बारे में या मामले के बारे में जो कुछ भी जानता है वह न्यायालय को बता दे। यानी कि तथ्य और परिस्थितियों के बारे में गवाह को जो भी जानकारी हो वह न्यायालय को बता दे। आपका कहानी टाइप का, यानी कि ये घटना हुई, ऐसे हुई, हमने ये देखा, ये सभी बातें क्या करे आपका बता दे, किसको? न्यायालय को। अगर कोई बात गवाह छोड़ दे रहा है या बताने में लोभ कर रहा है तो मुख्य परीक्षा में वकील साहब का, यानी कि जिस पक्षकार ने गवाह को बुलाया है उस पक्षकार को ये अधिकार है, वह पक्षकार क्या, उनके अधिवक्ता को, कि वह गवाह को बीच बीच में कहानी में अगर लोचा आ रहा है या कहानी में कुछ बातें गवाह छोड़ दे रहा है तो बीच बीच में आप उसको याद दिलाते रहें कि बताओ इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। जितनी बातें गवाह जानता है ये प्रयास करना चाहिए कि मुख्य परीक्षा में वह सभी बातों को बता दे, क्योंकि जो पक्षकार गवाह को बुलाता है इसके बाद पुनः परीक्षा ही वह कर सकता है। और पुनः परीक्षा में सामान्यतः नया क्वेश्चन गवाह से नहीं पूछा जा सकता। नया क्वेश्चन पूछा भी जाना है तो न्यायालय की इजाज़त लेकर ही पूछ सकते हैं। अतः ऐसी कंडीशन में मुख्य परीक्षा में जो भी बातें हैं सभी बातें उगलवा लेनी चाहिए गवाह से, यानी कि प्रयास करना चाहिए कि मुख्य परीक्षा में वह जो भी जानता है घटना के बारे में
क्या किया जाए, उससे पूछ लिया जाए। मुख्य परीक्षा का क्षेत्र अब आ जाइए। जहाँ तक मुख्य परीक्षा का क्षेत्र है, धारा 138 बताती है, 138 लिखना पड़ेगा, कि मुख्य परीक्षा सुसंगत तथ्यों तक सीमित होनी चाहिए। यानी कि मुख्य परीक्षा जो रेलेवेंट फैक्ट हैं, जो उचित तथ्य हैं, जो सुसंगत तथ्य हैं, मुख्य परीक्षा में केवल उसी से संबंधित प्रश्न गवाह से पूछे जा सकते हैं। विसंगत बातों या अनुचित बातों से संबंधित प्रश्न मुख्य परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते, ये याद रखिएगा। और क्षेत्र कहाँ दिया गया है, 138, कल भी मैं कंसेप्ट बनाया था। दूसरा आइए, जहाँ तक अब आपको अटैक ये करना है, लीडिंग क्वेश्चन पर लास्ट में आ जाना है। और लीडिंग क्वेश्चन पर इसलिए आना है कि मुख्य परीक्षा का क्षेत्र जब भी लिखिए तो दो धाराएं आपको जरूर लिखना है, आपका 142 और 143, यानी कि दो धाराएं आप हर हाल में लिखिएगा। पहला देखिए कैसे लिखना है कि मुख्य परीक्षा में सामान्यतः सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यानी कि किसी गवाह से मुख्य परीक्षा में जनरली क्या लीडिंग क्वेश्चन यानी कि सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नहीं। सूचक प्रश्न अलग से मैं बताऊंगा आपका परीक्षाओं के बाद, जब परीक्षाओं की परिभाषाएं हो जाएगी उसके बाद आपका ये बताया जाएगा लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है। सूचक प्रश्न एक लाइन यहाँ जानिए कि ऐसा प्रश्न जिसमें उत्तर समाहित रहता है या जो उत्तर को इंडिकेट्स करता है। जैसे कि आपका मौर्य जी का मामला है कि आप चाय पीने गए थे तो 3 लोग थे कि 5 लोग, हमने इनसे प्रश्न पूछा लेकिन उत्तर को भी इंडिकेट किया या तो 3 या 5, इसी में से आप कोई एक जवाब दीजिए। तो मौर्य जी इशारों से जवाब दे रहे हैं या दिए भी हैं कि हम लोग कितने लोग थे, 5 लोग। लेकिन अब अगला सूचक प्रश्न आपका कौन कौन लोग थे, ए था कि बी था। तो अब अगला क्वेश्चन सूचक प्रश्न। तो फिर एक बार याद रखिए, मुख्य परीक्षा में लीडिंग क्वेश्चन पूछने पर रोक लगाई गई है। अब क्यों रोक लगाई गई है, इसलिए लगाई गई है कि अगर मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछने की इजाज़त दे दी जाए तो जो गवाह को पक्षकार पेश किया है वह केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेगा जो उसके फेवर में है। गवाह से के मुख से उत्तर निकलवा लेगा और पूरी घटना के बारे में कौन नहीं बता पाएगा, गवाह। और अब आइए धारा 142 आपको देखना है कि सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए। तो सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है तो न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछा जाना चाहिए। यहाँ आपको मुख्य परीक्षा के क्षेत्र में लिखना है कि सामान्यतः मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाते हैं तो विरोधी इस पर आपत्ति कर सकता है। अगर विरोधी पक्षकार आपत्ति करता है तो किसकी इजाज़त लेकर ही मुख्य परीक्षा में गवाह से आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यायालय की। ये बात याद रखिए। न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापन के रूप में या निर्विवाद हैं या उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं, सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रश्न आपका पुनः स्थापन के लिए हैं, पुनः स्थापन माने इंट्रोड्यूस के लिए,
इंट्रोड्यूस के लिए मतलब परिचयात्मक हैं। परिचयात्मक का मतलब जो परिचय कराते हैं। तो बताइए, एविडेंस की धारा में पुनः स्थापन वाले तथ्य या परिचयात्मक तथ्यों को रेलेवेंट बनाया गया है। तो धारा 9 पहला ही शब्द है पुनः स्थापन, यानी कि परिचयात्मक, यानी कि जो परिचय कराते हैं कि ये हैं, ये नाना है, ये दादा है, तो ये गवाह का नाम ये है। तो मैंने परिचय जो बातें कराती हैं, इंट्रोड्यूस कराती हैं, वे बातें धारा 9 में सुसंगत हैं। और लीडिंग क्वेश्चन अनुज्ञा दी जा सकती है आपका अनुज्ञा मुख्य परीक्षा में भी पूछने की, लेकिन किस विषय में, जो क्या है, परिचयात्मक है। दूसरा आपका कहा जा रहा है कि जो निर्विवाद हैं, यानी कि जिन बिंदुओं पर आपका दोनों पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है, उन बिंदुओं के बारे में गवाह से लीडिंग क्वेश्चन पूछने की इजाज़त कौन देगा? न्यायालय। यानी कि न तो आपका अगर मामला सिविल है तो वादी और प्रतिवादी में उस बिंदु को लेकर कोई विवाद नहीं है, तो उस पर न्यायालय लीडिंग क्वेश्चन पूछने की मुख्य परीक्षा में भी क्या दे देगा? अनुज्ञा। और तीसरा, जो पहले से ही न्यायालय की राय में पर्याप्त रूप से प्रूफ हो चुके हैं, यानी कि जो बातें पहले से ही न्यायालय की राय में साबित हो चुकी हैं, उस विषय के बारे में भी मुख्य परीक्षा में लीडिंग क्वेश्चन करने की न्यायालय अनुज्ञा देगा। तो बताइए कब न्यायालय अनुज्ञा देने के लिए बाध्य है कि मुख्य परीक्षा में भी लीडिंग क्वेश्चन आप पूछ लीजिए जो परिचयात्मक तथ्य हैं, दूसरा जिस पर कोई विवाद पक्षकारों में नहीं है, और तीसरा जो न्यायालय की राय में पर्याप्त रूप से क्या हो चुकी है? साबित। 3 याद करना पड़ेगा। पुनः परीक्षा में भी ये पूछा, ये आपका है। इसके बाद आपका सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम मुख्य परीक्षा चल रहे थे, प्रति परीक्षा नहीं। इसके बाद जो आपका पढ़ना रहता है क्रॉस एग्जामिनेशन, यही आपका महत्वपूर्ण है और ज़्यादा चांस है, यानी कि ज़्यादा का पूरा चांस रहता है कि आपका ये क्वेश्चन बन जाए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा सतर्क रहना है। मुख्य परीक्षा को परिभाषित करते हुए इसके क्षेत्र के इसका क्षेत्र का उल्लेख करिए, यानी कि आपका फिर आपका देखिए मुख्य परीक्षा दिमाग देखिए गलत हो गया क्वेश्चन ही, फिर सुधारा जाए। क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रति परीक्षा को परिभाषित करते हुए इसके क्षेत्र का उल्लेख करिए। वैसे इतिहास बहुत लंबा है क्रॉस एग्जामिनेशन का या जिरह का या प्रति परीक्षा का, लेकिन उतना प्री में पढ़ाया जाता है लंबा, मेंस में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाया जाता है। कि प्रति परीक्षा की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में दी गई है। विपक्षी पक्षकार द्वारा किसी गवाह से मुख्य परीक्षा के बाद की गई परीक्षा प्रति परीक्षा कहलाती है। क्रम 138 में दिया गया है। मुख्य परीक्षा के बाद यदि विपक्षी पक्षकार चाहें तो गवाह की प्रति परीक्षा कर सकता है। प्रति परीक्षा का क्षेत्र मुख्य परीक्षा से व्यापक है, जरूर लिखना पड़ेगा भूमिका में कि क्रॉस एग्जामिनेशन का क्षेत्र मुख्य परीक्षा से व्यापक है। धारा 138 के अनुसार मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा सुसंगत बातों से संबंधित होनी चाहिए, लेकिन प्रति परीक्षा उन बातों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है जो मुख्य परीक्षा में बातें उभर कर सामने आई हैं।
यानी कि प्रति परीक्षा में और भी क्वेश्चन गवाह से पूछे जा सकते हैं जो उसने मुख्य परीक्षा में क्या किया था, बताया था कि नहीं बताया था, नहीं। लेकिन जो भी प्रश्न पूछे जाएं उचित होने चाहिए कि अनुचित। उचित माने उचित माने सुसंगत। फिर एक बार देखिए, हम नहीं बता रहे हैं, 138 में लिखा है कि मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा में दोनों सुसंगत तथ्यों से ही रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन प्रति परीक्षा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मुख्य परीक्षा तक ही वह सीमित हो। यानी कि मुख्य परीक्षा में जो बातें सामने आई हैं उसके अलावा भी अन्य उचित प्रश्नों को प्रति परीक्षा में विपक्षी पक्षकार द्वारा गवाह से पूछा जा सकता है। यानी कि अब लिखना नहीं है, समझना है आपका। प्रति परीक्षा, अब ये नहीं लिखना है, एक दो उदाहरण दे रहा हूं ताकि दिमाग में बैठे। जहां तक प्रति परीक्षा के इतिहास की बात है, निरक्षीर विवेक पद्धत अर्थात सत्य को अलग और झूठ को अलग, अर्थात गवाह सत्य बोला है मुख्य परीक्षा में कि झूठ बोला है, इसका इसका निर्धारण क्रॉस एग्जामिनेशन में ही होता है, प्रति परीक्षा में ही होता है। या गवाह ने मुख्य परीक्षा में कौन सी बात छुपा ली या गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया, तो कौन सी बातें झूठ बोली, इसका निर्धारण किस परीक्षा में किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रति परीक्षा। अर्थात प्रति परीक्षा वर्तमान में वह यंत्र है, वह आप तकनीक है जिसके द्वारा गवाह के मुख से सच्चाई उजागर करवाई जाती है। गवाह झूठ बोला है कि मुख्य परीक्षा में सत्य बोला है, इसका निर्धारण किया जाता है। सामान्यतः यदि कोई किसी गवाह की मुख्य परीक्षा हुई और प्रति परीक्षा से वह भाग जाता है तो उसकी मुख्य परीक्षा का कोई मतलब नहीं होता। यानी कि आपका आपका सोना खरा है कि नकली है कि असली है, जब गलाया जाता है तभी पता लगता है। उसी प्रकार गवाह सत्य बोला है कि झूठ बोला है, इसका निर्धारण किस परीक्षा से होगा, प्रति परीक्षा से। तो प्रति परीक्षा का एक इतिहास ये लिखिएगा ना, ये केवल समझाने के लिए हम बता रहे हैं। लिखना आपका भूमिका हमने बता दिया, उसके बाद उद्देश्य हम बताएंगे, उसके बाद आपका क्षेत्र पर आ जाएंगे। क्षेत्र व्यापक है, इसमें आपका 7-8 धाराओं को कवर करना पड़ेगा। पर्पज जरूर लिख दीजिएगा 4-5, हम अभी बताएंगे। लेकिन एक आपका प्रति परीक्षा का भाई उदाहरण तो तमाम है आपका, लेकिन एक उदाहरण 2-3 मिनट बताना आवश्यक है समझाने के लिए। और वह जो हम उदाहरण बता रहे हैं आपका एल्डर का बता रहे हैं, जो किताबों में भी दिया गया है। मान लीजिए दो सम्मानित व्यक्ति थे, यानी कि ए और बी बना लिया जाए। यानी कि दो सम्मानित व्यक्ति थे, एक धन्ना सेठ के पास गए यानी कि सी के पास। धन्ना सेठ ने इन सम्मानित व्यक्तियों का आवभगत किया। अब हुआ कि भाई आजकल फार्म हाउस है, तो हुआ कि आपका फार्म हाउस बहुत बड़ा है, हम लोग थोड़ा क्या करना चाहते हैं, फार्म हाउस में आपका देखना चाहते हैं। ए और बी दोनों फार्म हाउस में गए, तो फार्म हाउस में आजकल स्नान करने का बहुत बड़ा बड़ा टब बना है। यानी कि आपका जैसे एविडेंस की धारा 15 में ब्राइट इन बाथ का केस है। ब्राइट इन बाथ मने टब में दुल्हन, तो वही केस तो आपका उत्तराखंड में हो गया कि कहाँ डुबा कर मार दिए, नहर में। यानी कि टब में न डुबा डुबा कर कहाँ डुबा दिए, नहर में डुबा दिए अंकिता को और मार ही दिए। और देखिए, यानी कि अपराधी लाख बड़ा हो, लाख आपका बचाव ले, लेकिन वह खुद अपनी बातों से ही क्या होता है, फंस जाता है। क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलता है और उसी में वह क्या होता है, फंस जाता है। देखिए कैसे फंसा था।
कोई शक नहीं था। लेकिन पहला सीसीटीवी कैमरा आया कि जाते समय आप नहर की ओर 4 लोग थे और लौटते समय कितने दिख रहे हैं कैमरे में? 3 लोग। तो आप बताइए अंकिता कहाँ गई? ये पहला साक्ष्य मिल गया। फिर जो लड़का अंकिता का मित्र था वह सभी बातों को, यह है चैट रिकॉर्ड किया था। एक खासियत है जो टीवी वाले चला रहे हैं, सभी बातों को अपने मोबाइल में वह रिकॉर्ड किया था। और उन लोगों ने ये प्रयास किया कि इसी लड़के पर आरोप डाल दिया जाए कि तुम्हारे यहाँ भगी होगी। तो लड़का एकदम समय बता रहा है कि इस समय बात हुई, 13-14 घंटा लगेंगे आने में, हम इतना दूर हैं, कहाँ से आ जाएगी? तो ऐसा ऐसा वो बोलने लगे भरमाने में कि अपनी ही बातों में क्या हो गए, फंस गए। और अंत में तीनों गिरफ्तार होकर जेल में गए। आप देखे भी तो फिर एक बार बैक होया जाए। इसी बीच आपका ये देखिए, आपका जो उदाहरण है, इस उदाहरण से भी प्रति परीक्षा में कैसे सच्चाई उजागर करवाई जाती है ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद उद्देश्य और आपका क्षेत्र बचेगा और 7-8 धाराएं आपको याद करनी पड़ेंगी। आपका जो क्षेत्र है इसका उद्देश्य के साथ देखिए, आपका दोनों तो ये जो धन्ना सेठ था, इसकी जो औरत थी यानी कि इसकी पत्नी थी, यह तालाब में स्नान कर रही थी। दोनों देखे, रिलेशन बनाने की मांग किए, स्त्री ने इनकार कर दिया। तो ये दोनों जाकर राजा के पास शिकायत किए कि यह स्त्री जार कर्म करते हुए पाई गई है, पर पुरुष गमन स्त्री है, एडल्ट्री का अपराध करते हुए हमने देखा है। और भले आज एडल्ट्री अपराध 497 आईपीसी न हो, लेकिन प्राचीन काल में ऐसी स्त्री को मृत्यु दंड दिया जाता था। अब तो जोसेफ साइन के बाद में इसे अपराध से कहाँ निकाल दिया गया, बाहर। लेकिन आपका प्राचीन काल में मृत्युदंड, दोनों गवाह, दोनों सम्मानित व्यक्ति गवाही दिए और स्त्री को मृत्युदंड दिया गया। जल्लाद ले जा रहा है मृत्युदंड को निष्पादित करने कराने। तो पहले जल्लाद बहुत हट्टे कट्टे होते थे, फिल्मों में देखे होंगे। अब तो भाई रस्सी पर गर्दन में बांध कर क्या करना है, लटका देना है। तब दुबले पतले भी गवाह आपका जल्लाद चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रस्सी खींच देना है और क्या करना है, कोई तलवार थोड़े चलाना है। तब तक मौर्य जी जैसे वकील साहब पहुंचते हैं और जल्लाद को डांटते हैं, हे जल्लाद अने देवदूत पहुंच गए, जैसे कि आपका चाय पीने जाते हैं तो 2-4 लोग पहुंच ही जाते हैं। तो हे जल्लाद, स्त्री को कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? तो जल्लाद ने पूरी कहानी बताई कि ये स्त्री पर पुरुष गमन स्त्री है यानी कि जार कर्म वाली है, यानी कि आईपीसी की धारा 497 वाली है। इसे राजा ने मृत्युदंड दिया है। तो क्या अपराध की है? तो आपका अधिवक्ता यानी कि देवदूत, यानी कि दूत देवदूत होते अधिवक्ता, अधिवक्ता ने कहा कि चलो एक बार जो 2 गवाह या एल्डर या सम्मानित व्यक्ति थे, हमें उनका जिरह करना है, प्रति परीक्षा करनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। और मैं बता चुका हूँ कि जिरह में, क्रॉस एग्जामिनेशन में सदैव लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सूचक प्रश्न आइए इसी में देखा जाए। गवाहों का नियम है, पहले गवाह को पुनः बुलाया गया, मुख्य परीक्षा देकर भाग गए थे, अप्रत परीक्षा में आया विपक्षी यानी कि स्त्री का वकील इन दोनों से क्या करेगा, परीक्षा। वह परीक्षा क्या कहलाएगी, प्रति परीक्षा। तो नियम यह है कि एक गवाह की परीक्षा हो रही है तो दूसरे को बाहर रखा जाए कोर्ट से। तो एक की परीक्षा शुरू हुई, पूरा वकील साहब ने पूछा पूछा ए ने बताया कि हम पेड़ पर चढ़े थे। तो वकील साहब ने पूछा, बताओ आम का पेड़ था कि कटहल का पेड़ था? कटहल का पेड़ था। तो ए ने कहा कि हमें याद है किसका पेड़ था, आम का, हम दोनों लोग
आम के पेड़ पर चढ़कर घटना क्या किए थे, देखे थे। तो मौर्य जी ने फिर कहा कि भाई तुम जाओ और किसको अंदर लाओ, बी को। तो बी आया, बी से वकील साहब ने सब पूछा, लीडिंग क्वेश्चन बताओ, आम के पेड़ पर चढ़े थे कि कटहर के, कटहल के। तो भाई लीडिंग क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रश्न जो उत्तर को भी क्या करता हो, इंडिकेट करता हो। तो उत्तर आम और कटहल में से उत्तर क्या देना है, एक। तो दूसरा कह दिया कि कटहल का पेड़ है, तो सही बता रहे हैं ना, एकदम हम सोच समझ के बता रहे हैं कि इसका पेड़ था कटहल। मैंने घटना साथ में देखे, एक ही पेड़ पर चढ़कर देखे, और एक बता रहा है कि आम के पेड़ पर, और एक क्या बता रहा है, कटहल। तो बाइज्जत बरी किया गया स्त्री को, और इन दोनों को मृत्यु दंड दिया गया मिथ्या साक्ष्य देने के लिए। आईपीसी की धारा 194। हल्का सा अंतर है 194 में। अगर उस स्त्री को मृत्यु दंड दे दिया गया रहता तो इन दोनों को भी कौन सी सजा भारत में मिलती, फांसी। लेकिन चूंकि स्त्री को मौर्य जी जैसे वकील ने क्या किया, बचा लिया, तो ऐसे गवाहों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है भारत में, लेकिन मृत्यु दंड नहीं। लेकिन कब ये दोनों मृत्यु दंड भारत के हिसाब से पाते, आईपीसी के हिसाब से, जब निर्दोष को क्या हो जाती। तो यही प्रति परीक्षा देखिए, मुख्य परीक्षा देकर भागना नहीं है। अगर भाग गए, प्रति परीक्षा नहीं हुई, तो आपकी मुख्य परीक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो ये हमने इतिहास बताया। तो मुख्य प्रति परीक्षा का उद्देश्य बता दिया जाए कम से कम, तब कल आपका आगे बढ़ा जाएगा। प्रति परीक्षा तमाम उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिनमें प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। उद्देश्य 20-25 हैं, लेकिन 6-7 लिखिएगा। पहला, सत्य का प्रकटीकरण। दूसरा, साक्षी की विश्वसनीयता की परख करना। तीसरा, साक्षी से अपने फेवर में कुछ बातें कहवा लेना। साक्षी की स्मृति ताजा की जांच करना, मेमोरी की जांच करना कि क्या वो जो देख रहा है बता पा रहा है कि नहीं। इसके बाद आपका साक्षी की अविश्वसनीयता सिद्ध करना, यानी कि ये साक्षी घूस लेकर आया है, डकैत है, ये विश्वास के योग्य है कि नहीं, नहीं है। फिर साक्षी ने जो बातें मुख्य परीक्षा में छुपा लिया था उसको क्या करना, उजागर करना। और आपका साक्षी पर अटैक किया जाए और दूसरे पक्षकार के मुकदमे को क्या किया जाए, कमजोर किया जाए। इसके बाद साक्षी की मुख्य परीक्षा में कही गई बातों से विरोधाभास पैदा कर दिया जाए। तो मुख्य परीक्षा में कहे थे कि आम का पेड़ है, और यहाँ जब प्रति परीक्षा में आए तो पलट गए कि नहीं, पलट गए। एक कह रहा है कि आम के पेड़ पर चढ़े थे, और दूसरा क्या कह रहा है, कटहल के। यानी कि मुख्य परीक्षा से भिन्न बातें क्या करना, कहलवा देना। तो कम से कम 7-8 उद्देश्य लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि सत्य का अभिनिश्चित करना, सत्य को, यानी कि गवाह सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इसकी परीक्षा किस, माने इसकी जांच कौन सी परीक्षा करती हैं, प्रति परीक्षा। यानी कि आपका कल आगे बताया जाएगा। थोड़ा बहुत दिक्कत आपका पहले से ही थी, आपका लेक्चर दिया जा रहा है लेकिन थोड़ा बहुत भटक भी जा रहा है। तो प्रति परीक्षा का क्षेत्र बताया जाएगा। उसके बाद एविडेंस और आईपीसी भाई कॉपी लेकर आइए, और एविडेंस में भी कॉपी लेकर आइए, ताकि कल आपका कुछ क्वेश्चन लिखवाया जाए। क्योंकि एविडेंस में 7-8 क्वेश्चन हो गया है, तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो कल निकाल ही दिया जाए। और आईपीसी